नमस्कार, आइए जानते हैं क्रिया। क्रिया क्या है, क्रिया के भेद, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। आज के हमारे वीडियो का विषय है क्रिया, वर्ब। क्रिया को अंग्रेजी में वर्ब भी कहते हैं। क्रिया वाक्य में जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। व्याकरण में कोई भी वाक्य बिना क्रिया के पूरा नहीं होता है। क्रिया व्याकरण का एक विकारी शब्द है। अब आप ये सोचेंगे कि ये विकारी शब्द क्या है। विकारी शब्द वह कहलाते हैं जिनका रूप लिंग वचन के कारण बदल जाता है, उसमें विकार आ जाता है। तो क्रिया एक विकारी शब्द है और इसका रूप लिंग और वचन के कारण बदल जाता है। क्रिया को समझने के लिए हमें धातु को भी समझना होगा। जिस मूल शब्द से क्रिया का निर्माण होता है उसे धातु कहते हैं। किसे बोलते हैं धातु? कि जिस मूल शब्द से क्रिया का निर्माण होता है और धातु में ना जोड़कर क्रिया बनाई जाती है। जैसे कि खा, ये क्रिया का मूल रूप है, इसे धातु बोलते हैं हम खा को। लेकिन यदि हम इसमें ना जोड़ देंगे तो ये पूरा शब्द क्या हो जाएगा? खाना। तो ये क्रिया हो गई और ये धातु। पढ़, पढ़ एक धातु ये है, मूल रूप है, और अगर इसमें हमने यहाँ पर ना जोड़ दिया तो ये हो जाएगा पढ़ना। इसी प्रकार लिख, लिख में ना जोड़ने से लिखना हो जाएगा। तो यहाँ पर खा, पढ़, लिख ये धातु है और हमने इनमें ना जोड़ दिया है, इसलिए खाना, पढ़ना, लिखना ये क्रिया बन गए हैं। धातु के प्रकार 4 तरह के होते हैं। मूल धातु जो स्वतंत्र होती है, किसी पर आश्रित नहीं होती है, जैसे कि खा, पढ़, लिख। सामान्य धातु होती है सोना, रोना, पढ़ना, लिखना। और ये यौगिक धातु होती है, ये प्रत्यय के संयोग से बनती है, जैसे कि पढ़ा, लिखा। और व्युत्पन्न धातु पढ़वाना, लिखवाना इत्यादि। अब हम बात करते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के भेद सबसे पहले हम कर्म के आधार पर देख लेते हैं और अन्य आधार पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया से संबंधित प्रश्नों को पूछ लिया जाता है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम पहले इनकी परिभाषा देख लेते हैं। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया जिस क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर सीधा कर्ता पर पड़ता है वहाँ क्रिया अकर्मक होती है। तो क्रिया का फल कर्म पर नहीं पड़ेगा, यहाँ पर सीधा किस पर पड़ेगा? कर्ता पर पड़ेगा। तो वहाँ पर क्रिया कौन सी होगी? अकर्मक क्रिया होगी। जैसे कि बच्चे सो रहे हैं, निशा रो रही है। तो ये सो रहे हैं कौन? बच्चे। कि निशा रो रहा है कौन? तो ये सीधा कर्ता पे पड़ रहा है इनका फल, तो ये अकर्मक है। सकर्मक क्रिया जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। सकर्मक, यहाँ पर क्रिया का फल किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है सीधा, तो वह कौन सी क्रिया कहलाएगी? सकर्मक क्रिया कहलाएगी। जैसे कि रवि पुस्तक पढ़ता है, तो कौन पुस्तक पढ़ता है? रवि। तो यह क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? यहाँ पर कर्म पर पड़ रहा है। तो यहाँ पर पुस्तक पढ़ता है, ये रवि पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक हो जाएगी। भाई रवि क्या करता है? पुस्तक पढ़ता है यहाँ पर। तो इसका हमको उत्तर मिल रहा है, रवि क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। तो हमको यहाँ पर क्या का उत्तर मिल जाता है। अब हम यहाँ पर एक और उदाहरण देखेंगे। रवि सोता है, तो और दूसरा है इसका रवि पतंग उड़ाता है। तो हम अक्सर कहते हैं कि क्या का प्रश्न करने पर यदि हमें उत्तर प्राप्त हो जाता है तो क्रिया सकर्मक होती है, अन्यथा अकर्मक होती है। तो हम यहाँ पर रवि सोता है, अगर हम यहाँ क्या, तो हम इसका उत्तर हमको प्राप्त नहीं होगा। लेकिन अगर रवि पतंग उड़ाता है में हम पूछेंगे क्या उड़ाता है, तो यहाँ पर पतंग उड़ाता है। तो यहाँ पर क्या सोता है का प्रश्न हमें ठीक से नहीं मिल रहा, तो ये क्रिया अकर्मक कहलाएगी। और यहाँ पर रवि पतंग उड़ाता है से हम प्रश्न करेंगे कि क्या उड़ाता है रवि,
तो वो पतंग उड़ाता है। तो हम समझ जाएंगे कि ये सकर्मक है, ये अकर्मक है। फिर भी इस क्या का प्रश्न करने से कई बार हमें सही उत्तर नहीं मिल पाता है। जैसे कि पक्षी उड़ते हैं, यदि हम प्रश्न करते हैं क्या का, क्या उड़ते हैं, तो पक्षी। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ तो क्या का उत्तर मिल रहा है, तो इस अकर्मक क्रिया को वो सकर्मक मान सकते हैं। सोनू पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, यहाँ हमें सीधा सीधा उत्तर मिलता है। लेकिन यदि हम क्या की जगह को का प्रश्न करें, को कर्म कारक की विभक्ति होती है, तो हम यदि यहाँ पर को का प्रश्न करें और हमें उत्तर अवश्य मिलेगा। तो हमें यहाँ पर क्या का प्रश्न करने के बजाय को का प्रश्न करना चाहिए। तो यदि उत्तर मिलता है तो वो क्रिया सकर्मक कहलाती है, और यदि उत्तर नहीं मिलता है तो वो क्रिया अकर्मक कहलाती है। अब जैसे हम यहाँ पर बोलते हैं पक्षी उड़ते हैं, तो किसको उड़ते हैं, तो यहाँ पे हमें उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है, तो ये अकर्मक है। लेकिन सोनू पुस्तक पढ़ता है, किसको पढ़ता है, पुस्तक को पढ़ता है, तो यहाँ पर हमें उत्तर प्राप्त हो रहा है। तो ये क्रिया कौन सी कहलाएगी, ये सकर्मक क्रिया कहलाएगी। आगे देख लेते हैं हम, राधा दौड़ती है, किसको दौड़ती है, हमें इसका उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है, तो ये कौन सी क्रिया कहलाएगी, अकर्मक। लेकिन राधा बनाती है, किसको बनाती है, ज़रूर वो किसी चीज़ को बना रही है, रोटी बनाती है या फिर कुछ खिलौने बना रही है या कोई और कार्य कर रही है, तो यहाँ पर हमें उत्तर प्राप्त होने की संभावना है। हालांकि यहाँ पे वो कर्म गायब है, कर्म को नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर उत्तर मिलने की पूरी संभावना है। तो यहाँ पर क्रिया सकर्मक होगी। आगे हम और उदाहरण देख लेते हैं। रवि हंसता है, रवि हंसता है, हम पूछेंगे किसको हंसता है, यहाँ पर हमें उत्तर प्राप्त नहीं होगा, तो क्रिया कौन सी होगी, अकर्मक। लेकिन रवि हंसाता है, यदि हम यहाँ पर प्रश्न करते हैं किसको हंसाता है, तो हो सकता है वो यहाँ पर कर्म की संभावना है, वो किसी न किसी को हंसाता है। रवि संजय को हंसाता है, रवि कक्षा के बच्चों को हंसाता है, रवि घर में सबको हंसाता है, कुछ भी कार्य वो कर सकता है, तो यहाँ पर क्रिया सकर्मक होगी। तो हम यहाँ से देखेंगे कि जिस क्रिया से को का प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो क्रिया सकर्मक होगी। कई बार हम प्रतियोगी परीक्षाओं में देखते हैं कि पूरे वाक्य नहीं दिए होते, कर्म भी नहीं दिया होता, लेकिन हम वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्रिया यहाँ पर सकर्मक है या अकर्मक। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं हम पिटा, किसको पिटा, तो यहाँ पर कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, लेकिन पीटा, किसको पीटा, अब किसी को तो पीटा होगा, तो ये तो सकर्मक है और ये अकर्मक है। रोया, किसको रोया, तो यहाँ पर हमें उत्तर नहीं मिल रहा है, ये अकर्मक है। जबकि रुलाया, किसको रुलाया, यहाँ पर हमें उत्तर मिल सकता है, तो ये क्रिया यहाँ पर सकर्मक है। उड़ा, किसको उड़ा, यहाँ पर हमें उत्तर नहीं मिल रहा है, तो ये अकर्मक है। लेकिन किसको उड़ाया, पक्षी को उड़ाया, पतंग को उड़ाया, कपड़े को उड़ाया, तो यहाँ पर हमें उत्तर मिल जाएगा, तो ये क्रिया सकर्मक कहलाएगी। सोया, किसको सोया, यहाँ पर हमें उत्तर नहीं मिल रहा है, लेकिन सुलाया, किसको सुलाया, बच्चे को सुलाया या किसी और को सुलाया, तो यहाँ पर हमें उत्तर मिलता है। तो जहाँ पर हमें उत्तर मिल जाता है किसको का, तो वहाँ पर क्रिया सकर्मक होगी। लेकिन यहाँ पर हमें उत्तर नहीं मिल पाया है, तो यहाँ पर क्रिया अकर्मक होगी। सकर्मक क्रिया के भेद, सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया को हम देख लेते हैं कि जिस वाक्य की क्रिया में एक ही कर्म हो, तो वहाँ पर कौन सा होगा, एक कर्मक क्रिया होगा। जैसे रवि आम खाता है, यहाँ पर क्या खाता है, आम, एक कर्म है। राजू गीत गाता है, यहाँ पर भी एक कर्म है। तो ये सिंपल एक कर्मक क्रियाएं हैं। लेकिन द्विकर्मक क्रिया में क्रिया के साथ दो कर्म होते हैं, तो वह क्रिया कौन सी कहलाती है, द्विकर्मक। हमें यहाँ समझ में आ रहा है द्विकर्मक से ही। अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ाता है, अब यहाँ पर क्रिया तो पढ़ाता है, लेकिन कर्म यहाँ पर दो है, हिंदी भी है और छात्र भी है। दादाजी बच्चों को पैसे देते हैं, क्या क्रिया क्या है, यहाँ पर देना है, लेकिन कर्म यहाँ पर दो हैं, पैसे भी है और बच्चों भी है। तो यहाँ पर दो कर्म हैं, एक तो कर्म है मुख्य और दूसरा कर्म है गौण, मुख्य कर्म और गौण कर्म। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो निर्जीव होता है,
अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ाता है, तो हिंदी निर्जीव है और छात्र यहाँ पर सजीव है। दादाजी बच्चों को पैसे देते हैं, तो यहाँ पर पैसे निर्जीव है और जो ये बच्चे हैं ये सजीव हैं। तो जो निर्जीव हैं हिंदी और पैसे, ये तो मुख्य कर्म होंगे और ये छात्रों और बच्चों ये सजीव हैं, तो यहाँ पर ये गौण कर्म होंगे। तो हम द्विकर्मक क्रिया में सजीव और निर्जीव कर्मों के आधार पर मुख्य कर्म या गौण कर्म निकाल सकते हैं। तो ये सकर्मक क्रिया के दो भेद थे हमारे, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। आगे हम क्रिया के अन्य भेद पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।